साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेड यूनियन पल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपने जो आपका कीमती समय है और जो विचार हैं उसके माध्यम से इस चैनल को आप नित्य प्रतिदिन आप नई ऊंचाइयों पर इसको पहुंचा रहे हैं, इसलिए आप सभी का आभार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ये जो YouTube चैनल है ट्रेड यूनियन पल्स, जो कि कर्मचारी हित में समर्पित है और कर्मचारियों से ही संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हम फिर से जो है हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री जहीर अहमद जी से मुखातिब है। नमस्कार सर। हम जो मुद्दे आज कवर करेंगे उनमें आपका ट्रांसफर पॉलिसी है, जिसमें पीछे शीर्ष मैनेजमेंट की मीटिंग हुई है, क्या आउटकम आने वाला, क्या अपडेट है, सर से जानेंगे। इसी क्रम में QCSOP है, PRMS से संबंधित जो RLC में मीटिंग था वो है, कंपनसेट पॉलिसी जो वेटिंग में है वो है, तमाम मुद्दे हैं जो आप सभी से है संबंधित है, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सर हम बात करेंगे, अभी एक दो दिन पहले RLC में एक RLC के द्वारा जो जारी एक कागज पत्र पब्लिक डोमेन में आया था जो कि PRMS से संबंधित था, जिसमें आपके भी हस्ताक्षर थे। तो सर वो प्रकरण क्या था और कर्मचारियों के हितों से किस तरह वो संबंधित है, कृपया इस पर जो है हम लोग का जो है मार्गदर्शन करें। धन्यवाद आशीष जी। आपने जो अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक अपडेट पहुंचाने का जो एक जिम्मा उठाया हुआ है यूपी की तरफ से, उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। पूरी NEC आपकी आभारी रहेगी। इस जो आपके सवालों के क्रम में आपने अभी एक मामला जो RLC में जो है अभी 2 दिन पहले हम लोग पहुंचे थे दिल्ली, उससे आप रिलेटेड आपने जो सवाल किया है उसके बारे में बताने से पहले उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है कि वो मामला आखिर किस चीज से संबंधित है। जब हम 2007 के वेज रिवीजन की तरफ जाते हैं, उस वेज रिवीजन से पहले तक हमारे पास आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के तौर पर सिर्फ CPF मौजूद था और हमारे पास ग्रेच्युटी था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक इंस्ट्रक्शन आया था, एक रूल आया था कि आफ्टर रिटायरमेंट जो टोटल बेनिफिट है उसको 30% को उन्होंने जो है एक्सटेंड किया था कि 30% तक हम इनको रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट के तौर पर दे सकते हैं। अब चूंकि 12% हमें CPF के तौर पे हमें मिल रहा था, 4.8 के करीब जो है हमें ग्रेच्युटी मिल रही थी, बाकी बचा हुआ हमें तब तक नहीं मिल रहा था। तो ये उस वक्त का जब वेज रिवीजन हो रहा था, जब MOU साइन हो रहा था, तो हमारी यूनियन ने मैनेजमेंट के साथ इस बात पर समझौता किया कि अब जरूरत जो हमें है आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने की, उसे अब अमली जामा जो है पहनाया गया। यहाँ पर फिर उसके बाद उस MOU को आप पढ़ेंगे, उस MOU में ये क्लॉज किया गया कि जो आफ्टर रिटायरमेंट ये पेंशन और PRMS के तौर पर हमारी जो स्कीम हमारे पास आएगी, उसे 1/1/2007 से हमारे डिपार्टमेंट में लागू किया जाएगा। ये MOU साइन होता है। MOU साइन होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल आता है उसका, और वही MOS में कन्वर्ट होता है। अब इस मामले के ऊपर होता यह है कि जब आपका 2010 में हमारा MOS साइन हो गया, उस वक्त तक हमारे पास ये स्कीम नहीं थी। ये हुआ था कि आगे हमें अप्रूवल लेकर के हम गवर्नमेंट से आएंगे, तो ये इसके ऊपर मैनेजमेंट ने बहुत देर की भेजने में। आपको याद होगा, आप लोग डिपार्टमेंट में भी आ गए थे, मैं भी इसमें डिपार्टमेंट में आ गया था तब तक। तो प्रपोजल जो है ये बहुत सालों के बाद 2016 में जाकर के कैबिनेट से अप्रूवल होकर के आया था, आपको ध्यान होगा, जिसमें पेंशन जो आपको DCPS के तौर पे आपको मिलनी शुरू हुई और PRMS, ये दोनों स्कीम हमारे लिए जो है अप्रूव की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और वहां पर जब आप देखेंगे कि उसकी इफेक्टिव डेट जो थी, आपके पेंशन जो हम लोग पेंशन के तौर पर जिस चीज को देख रहे हैं, उसे 1/12/2008 से लागू किया गया, इफेक्टिव डेट दी गई। और जो हमारा PRMS स्कीम थी उसको दिया गया, इफेक्टिव डेट दी गई उसको 1 अप्रैल 2016। अब
आप ये देखिए कि जब एमओएस हमारा हो चुका था, एक एक 2007 से ये लागू किया जाएगा, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्बिट्रेरली उसकी इफेक्टिव डेट को चेंज कर दी। अब आज के वक्त पर जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहा है, या मुझे लगता है कि जैसे हम लोगों ने जो डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन किया, हम पर बहुत प्रभाव नहीं है। जो नया बच्चा ज्वाइन कर रहा है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखेगा, नहीं प्रभाव। लेकिन ये लड़ाई शुरू किसने की? ये लड़ाई उन जिन लोगों ने की थी, जिन लोगों ने संघर्ष किया था, संघ के हमारे पुराने मेंबर्स ने, संघ के पुराने लीडर्स ने, उन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इन बेनिफिट्स को लाने में डिपार्टमेंट के अंदर। और आज हम मैक्सिमम जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करता है बेनिफिट देने के लिए 30%, वो पूरा का पूरा हम एफसीआई में लाने में कामयाब रहे हैं उन लोगों की मेहनत की वजह से। दूसरा, जब एक बार एमओएस हो जाता है तो वो सेटलमेंट है, वो एक लीगल कागज है, उसके डेट्स को कोई भी नहीं बदल सकता। यहां आर्बिट्रेरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस इफेक्टिव डेट को चेंज किया। तो दो तरीके से अगर हम देखते हैं, एक कि जिन लोगों के अधिकार इसमें छीन लिए गए कि उनके इफेक्टिव डेट चेंज कर दी गई, जबकि वो एक साथ से लागू होना था, उसे एक स्कीम को 1/12/2008 से किया और एक स्कीम को 1 अप्रैल 2016 से किया, जबकि इन्हें साथ से लागू होना था। ये उनके अधिकार छीन लिए गए, पहला। दूसरी चीज है, आप एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो जहां पर लेबर लॉ जो है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो लॉ है, वो आपको अधिकार, जिन अधिकारों के तहत आप जो है ये सारे नेगोशिएशन कर रहे हैं, जो आपके सर्विस कंडीशंस जो बची हुई हैं, जिन अधिकारों की वजह से, उसी अधिकार में ये बात है कि बस सेटलमेंट को कोई नहीं चेंज कर सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल के बाद जो है इसे किया गया है, और अगर कोई आर्बिट्रेरली इसमें चेंज करता है और हम उसके खिलाफ नहीं लड़ते, तो फिर आगे हर एक चीज पर जो है हमारे अतिक्रमण होते जाएंगे। तो दो तरीके से अगर ये लड़ाई देखी जाए तो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। हमें जी जान लगा करके इसे लड़ना होगा कि ऐसे कोई भी आर्बिट्रेरली, कोई भी जो अनलॉफुल जो जो एक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या मिनिस्ट्री के या हमारे जो है मैनेजमेंट के, यूनियन को उसके अगेंस्ट में आना है। अब आते हैं कि ये मैटर के ऊपर जो आरएलसी में जो हम लोग गए, तो इसका क्या अपडेट है। उसके पहले अब ये जो केस होता यहीं से है, जब ये डेट, इफेक्टिव डेट को चेंज किया गया, यूनियन उस वक्त पर जो है इसको जो है लेकर के गई। अब बात मैं आपको बता देता हूं, यहां पर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है, ये इन्फोर्समेंट की लड़ाई है, इन्फोर्स कराना है। आरएलसी के सामने जो ये केस गया था, उसको ये कहा गया है यूनियन की तरफ से कि जो इफेक्टिव डेट थी 2007 की, 1/1/2007, उसे इन्फोर्स कराना है, और इसके लिए उनकी बाध्यता है, उनको ये इन्फोर्स कराना पड़ेगा। यही केस चल रहा है। इस केस में जब अभी हम लोग पहुंचे, और ये काफी लंबे समय के बाद इसकी डेट लगी, पिछली डेट आपको शायद ध्यान होगी, इससे जब मेरे जो है जनरल सेक्रेटरी बनने से लगभग 6 महीने पहले ये डेट लगी थी, अगस्त में पड़ी थी ये डेट, और 11 अगस्त की डेट थी, उसके 22 अगस्त की डेट थी। और उसके बाद जो है इसमें डेट्स नहीं लग रही थी, और डेट्स नहीं लगने के कई कारण थे। उसमें आपका आरएलसी ऑफिस जो दिल्ली का है, वो अभी शिफ्ट भी हुआ है द्वारका में। पहले ये अपने बाराखंबा के पास था, मुझे एरिया नहीं पता कौन सा था, तो वो वहां से शिफ्ट होके गया। तो इसमें फाइलों का इधर उधर खो जाना भी था, शामिल था, जिसकी वजह से डेट नहीं आ रही थी। फिर हमारे जो पुराने जो लीडर्स हैं, जो पुराने मेंबर्स हैं, उन लोगों का लगातार हमें जो है उनके द्वारा अप्रोच किया गया, और हम लोगों ने, हमारी टीम ने अपनी तरफ से कोशिश की, आरएलसी से मिल करके पर्सनली, सीएलसी को मिलकर पर्सनली, कि इसमें जो है डेट को किसी तरह फिक्स कराया जाए। और उसमें हम जो है अभी हमारी पीछे 17 तारीख की डेट फिक्स की गई। उस डेट में जब हम लोग पहुंचते हैं, वहां पर आरएलसी की तरफ से ये बात होती है कि एक बार इसमें सीएलसी साहब को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए। तो मैं, और उस मीटिंग में जो हमारे साथ, जो हमारे बाकी जो एनईसी के साथी थे, हमारे साथ जो है अनुपम पटेल फाइनेंस जो है सेक्रेटरी, हमारे साथ सुनील दत्त वर्मा एनईसी के ऑफिस सेक्रेटरी, हमारे साथ जो है संजीव कौशिक, ये भी ऑफिस सेक्रेटरी मौजूद थे। और सबसे बड़ी चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज है, कि उस मीटिंग में हमारे साथ हमारे ओमपाल जी, जो लीगल एडवाइजर रहे हैं हमारी यूनियन के, और आज भी वो जो है हमारे पेट्रोन भी हैं, एडवाइजर भी हैं, वो भी वहां मौजूद थे। और मैं, और जो है ओमपाल सर, ये दोनों ही सीएलसी से मिलते हैं,
उनको पूरा मैटर समझाते हैं, और उसके बाद उन्होंने हमसे एक टाइम, 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया था कि 1 हफ्ते के में हम उनको एक बार स्टडी वो करके, और उसमें जो है जरूरत जितनी भी बन पाएगी उतने वो कोशिश करेंगे। तो अभी जो है नेक्स्ट डेट तक हम लोगों ने इस चीज को एससीएलसी के पास छोड़ दिया है कि वो अपने लेवल पर पर्सनली इसको इंटरवीन करेंगे, इस मैटर में क्या है, उसके बाद फिर जो है उसके ऊपर आगे कदम उठाया जाएगा। सर एक मुद्दा और है, जो हिंदी टाइपिस्ट से संबंधित जो उनका प्रमोशन रोक दिया गया था, तो उस पर क्या अपडेट है सर? आशीष जी, इसमें जो आपने सवाल किया है टाइपिस्ट हिंदी के मैटर में, ये भी एक सर्विस कंडीशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पीछे भी हम लोगों ने एक पूरा वीडियो इसके ऊपर बनाया था। हमारी लड़ाई के बारे में सभी को मालूम है कि हमने किस तरह से इस लड़ाई को लड़ा है। और जो आपने बात कही कि अभी प्रमोशन कैंसिल किए गए, जो एजी टाइपिस्ट हिंदी से AG2 जनरल में जो प्रमोशन हुए थे नॉर्थ जोन में, वो क्यों हो गया। और एक प्रमोशन जो है वहां पर भी आया था, आपको शायद ध्यान होगा, ये वेस्ट जोन का ये केस है। वो APS में उस लड़की ने एग्जाम दिया था, वो मैनेजर जनरल में गई थी और उसका प्रमोशन भी वापस कर लिया। तो इस मैटर के ऊपर मैं आपको बहुत जल्दी में ये एक अपडेट दे देता हूँ कि इस पे अभी मैं दिल्ली था आपके जो है पीछे 2 दिन, उसमें मेरी जो ये मुलाकात होती है, उससे पहले भी जब 18 अप्रैल को मैं दिल्ली में ही था, और उस वक्त पर भी ये मैटर मैंने डिस्कस किया था। उससे पहले 8 अप्रैल को भी जो है हमारी पीरियोडिकल मीटिंग हुई थी। पीरियोडिकल मीटिंग में ये हमारा सहमति बन चुकी थी मैनेजमेंट के साथ कि इस मामले को जो है, जो रेगुलेशन में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो जरूरी बदलाव है वो बोर्ड के जरिए वो बदल देंगे और वो ठीक कर देंगे, टाइपिस्ट हिंदी की सर्विस कंडीशंस नहीं बदलने पाएंगे। उसके बाद जब ये इस मीटिंग के होने के बाद, और जो सीएलसी डिप्टी सीएलसी के ऑफिस में जो एक कंसलेशन था 9 अप्रैल को, उसमें भी ये समझौता होने के बाद हमने केस सेटलमेंट की तरफ गया था कि इसमें जो अफेक्टेड एम्प्लॉयज हैं उनकी सर्विस कंडीशन में आर्बिट्रेरली कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, उनके फेवरेबल इसमें जो है फैसला लिया जाएगा। जब ये इसके तय होता है, इस मैटर को जब हम आगे लेके जाते हैं और नॉर्थ जोन ये ऑर्डर कैंसिल करता है, उधर की तरफ से जो है एक ऑर्डर विदड्रॉ करता है, तो हमने फिर से मैनेजमेंट को अप्रोच किया था कि ये जब हमारा सेटलमेंट हो चुका है और इस तरह की जो नीचे के ऑफिसेस कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये ब्रीच ऑफ सेटलमेंट हो जाएगा और ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को बढ़ाता है। ऐसी चीजों को रोक लगानी चाहिए। और मुझे ध्यान है कि 29 तारीख को भी मेरा जो है इनसे जो है बात हुई थी EDP साहब से, और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि इसके ऊपर हम जो है एक क्लैरिफिकेशन जारी कर दे रहे हैं। अभी मैं मुझे क्लैरिफिकेशन के बारे में मैं जो है, उसके बाद वो लंबी छुट्टी चले गए तो मेरी बात नहीं हो पाई थी। अभी मैं जो है दिल्ली में था, तो जो हमारे CGM PE साहब हैं, साहू साहब, उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे ये कहा कि अभी तक ये जो है मैटर अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो उन्होंने बताया कि 3 मई को ऑलरेडी हमने इंस्ट्रक्शन जारी कर दी। 3 मई को सारे जोन को, सारे जोनल जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शन जारी हो गए हैं कि जितने भी इस तरह के मामले हैं टाइपिस्ट हिंदी के, उनके स्टेटस को मेंटेन किया जाए। आप किसी के भी प्रमोशन को जो है वो आप विदड्रॉ नहीं करेंगे, आप सब किसी के प्रमोशन को भी रिवर्ट नहीं करेंगे, स्टेटस को मेंटेन रखा जाएगा जब तक इसका जो है फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है। अब एक बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि ऐसा इंस्ट्रक्शन जाने के बाद जो नीचे के ऑफिसर्स हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा। नॉर्थ जोन में ये हमारा जो नॉर्थ जोन है, ये ऑर्डर निकालने में तो इसने बड़ी तेजी कर दी, और उसके बाद 3 मई को एक ऑर्डर उसके पास हेडक्वार्टर्स की तरफ से आता है और वो प्रमोशन को रिवर्ट ना करने की बात करता है, वो स्टेटस को मेंटेन करने की बात करता है, तो वो अभी तक उसने कोई जो है कार्रवाई नहीं की। तो इसके ऊपर भी मैंने उनको जो है अवगत करा दिया है, और मुझे जहां तक उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में इनके प्रमोशंस जो है वो जारी हो जाएंगे। और इसमें हमने शुरू में भी आश्वस्त किया था कि जो टाइपिस्ट हिंदी कैडर के लोग हैं उनके सर्विस कंडीशन पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी, ये हमारा वादा है। सवालों की ही कड़ी में एक अगला जो प्रकरण है वो है SOP से संबंधित, QC SOP, जिस पर हम पहले भी विस्तृत पर चर्चा कर चुके हैं और काफी कार्य भी किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्य जो है वो रिव्यू कमेटी कह लीजिए जो बनवाया जाना है। अब एक जो नया इसमें मोड़ आया है इस प्रकरण में वो ये है कि कल हरियाणा पंजाब की जो संयुक्त हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ स्थित,
उसके द्वारा इस पर एक निर्णय दिया गया है, जिसमें जो 6 पन्नों का जो एक निर्णय प्राप्त हुआ है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से आया है, बड़े ही सीमित तरीके से, हालांकि पूरे संपूर्ण एसओपी पर तो वो मौन है, लेकिन महज टीएच के जो है कुछ एक संकुचित दायरे में वो ये कहता है कि आप जो है इनका ट्रांसफर आप डिपो के बाहर नहीं करोगे, ये सब चीजें। तो ये आने के बाद क्या हम ये उम्मीद करें कि नेशनल लेवल पे, चूंकि ये मुझे लग रहा है पंजाब रीजन से संबंधित जो कर्मचारीगण वगैरह थे सब उन्होंने अप्रोच किया था, तो ये नेशनल लेवल पर जो है ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा और ये पूरी की पूरी क्यूसी एसओपी, ये तो माना जाना चाहिए, ये हम लोग सैद्धांतिक रूप से मानते भी हैं कि क्यूसी एसओपी किसी टीए के लिए क्या पूरी एफसीआई के लिए सही नहीं है, उचित नहीं है। तो क्या ये इस निर्णय के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर ये एसओपी खारिज की जा सकेगी, या फिर मैनेजमेंट का अगला स्टेप इस पे क्या होगा और हमारी यूनियन का क्या उस पर जो है स्टेप होगा, किस तरह इससे हम जो है निजात दिला सकेंगे क्यूसी एसओपी से कर्मचारियों को। आशीष जी, जो ये अभी आपने ये मुद्दा बताया है, इसके ऊपर तो बहुत बार हम लोगों ने बहुत विस्तृत चर्चा भी की है। ये एसओपी मार्च 27 में आती है और मुझे लगता है कि आप उस वक्त बहुत परेशान हुए थे जब ये एसओपी आपने देखी थी। फिर हम लोगों ने जो है अप्रैल में इसके ऊपर एक बहुत डिटेल्ड लेटर मैनेजमेंट को दिया था, लगभग 17-18 पॉइंट का था। फिर मैनेजमेंट ने उसका जवाब अगस्त में ला करके दिया हमें, आपको ध्यान होगा, जिसमें उन्होंने जो मतलब जिस तरह के जवाब दिए थे उससे लग रहा था कि इन्होंने पॉलिसी के ऊपर काम नहीं किया ठीक ढंग से, बस एक उस पर जो है ला करके इन्होंने उसको जो है ला कर हमारे सामने रख दिया। उसका हमने लगातार प्रोटेस्ट भी किया और फिर 20 नवंबर की जो मीटिंग हुई थी पीरियोडिकल, उस मीटिंग में भी ये बात सबके सामने बाहर आई कि एक कमेटी का गठन हो चुका। अब कमेटी के गठन के संदर्भ में एक लेटर भी जारी हुआ। उस लेटर में साफ मेंशन था कि वो 6 नवंबर को जो है कमेटी गठित की गई है इस चीज को देखने के लिए कि एसओपी को विड्रॉ किया जाए। आपने देखा, यानी कि शुरू से ही हम लोग इस मामले को लेकर, हमारी एनईसी इस मामले को लेकर के बहुत ज्यादा जो है एक तरह से संवेदनशील इस मामले को समझते हुए ही काम करती रही है। और हमारी कोशिश लगातार ये रही है कि हम इस मामले में एक ऐसी राहत को लेकर के आए अपने एम्प्लॉयज के सामने कि किसी को भी ये ना महसूस हो कि उसके हैरेसमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी तरह से हैरेस करती है ये पॉलिसी। और आपको ध्यान होगा कि जब इसके ऊपर हमारा सीएमडी साहब से भी डिस्कशन हुआ था, तो सीएमडी साहब से मैंने ये बात कही थी कि जो राहत है वो राहत बैलेंस के साथ आनी चाहिए। किसी कैटेगरी को दो हमने कैटेगरी इसमें ले रखा है, और राहत में अगर एक कैटेगरी को आप जो है राहत देते हैं और एक कैटेगरी, क्योंकि ये बात बहुत बड़े उस पर उठी थी कि एक कैटेगरी को पूरी राहत दी जा रही है और एक जो है जो कैटेगरी, ऐसी बातें निकल के आई थी। वो मुझे जहां तक ध्यान है कुछ ऐसे जो है राज्य भी रहे हैं और एक ऐसे जो है डिस्ट्रिक्ट्स भी रहे हैं जहां पर ये एसओपी को उसी तरह से लागू भी करना शुरू कर दिया था उन्होंने, उनकी तो पोस्टिंग भी नहीं की जा रही थी। तो ये बात, जब इस बात के ऊपर हम कभी तैयार नहीं रहे कि जब इसमें क्योंकि जैसा कैटेगरी 3 हमारे लिए मायने रखता है, तो कैटेगरी 2 भी हमारे लिए हमारा साथी ही है। हम दोनों ने मिलकर के ही इस डिपार्टमेंट को खड़ा किया हुआ है। एक तरह से अगर देखा जाए तो बैकबोन यही दोनों कैटेगरीज हैं। अब इन दोनों में भी अगर डिवाइड एंड रूल खेला जाएगा तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। तो इस चीज के ऊपर हमने सीधे सीधे जो है सीएमडी साहब को ये बात कही थी और हमें ये आश्वासन मिला था। और अभी पीछे जब मीटिंग 8 अप्रैल को भी हुई है, उसका भी स्क्रीनशॉट जो है लोगों ने चलाया था, और उसमें भी ये बात जो है कही गई थी कि लास्ट एक मीटिंग होनी है, उसके बाद हम इसका फैसला इसके फेवर में कर देंगे। बात आती है इस केस से संबंधित, जो ये केस था जिसकी आपने बात कही है। मैं इस चीज के लिए तारीफ करता हूं कि जिस भी जगह पर कोई भी गलत चीज हो रही हो उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन उसका विरोध किस तरह से करना चाहिए ये भी बड़ा मायने रखता है। दोनों चीजें मैं तारीफ करूंगा लोकल कम्युनिटी की, वहां पे जिन लोगों ने इस केस को हाईकोर्ट तक पहुंचाया था, लेकिन बड़ा सेंसिटिव है। अगर इस मामले को अगर हम लोअर कोर्ट में लेकर जो नीचे की कोर्ट्स में या एक रीजन में सीमित करके रखते हैं
तो बहुत चांस होता है कि वहां पर, और एक ऐसी जगह पे हम इसको देखते हैं जहां से ये पॉलिसी ही जिस जगह से निकली हो। और मुझे एक डर इसमें बार बार लग रहा था कि कहीं उन मुद्दों को लेकर कर मैनेजमेंट लेकर के आती है कि उस आधार पे हमने इसको जो है लागू किया है, यहाँ जरूरत है, और कहीं वहां से अगर इस चीज के ऊपर मुहर लग गई तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी इस पॉलिसी को वापस कराना। जब यहाँ मैंने कल जब ये ऑर्डर देखा था, और ऑर्डर देखा जाए तो एक कैटेगरी 3 के लिए बहुत अच्छा ऑर्डर दिख रहा है कि भाई डिपो से डिपो ट्रांसफर की बात की, लेकिन हमें इस बात पे भी ध्यान रखना है कि ये ऑर्डर जो है उसके बाद मैनेजमेंट की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है, इस पर भी पूरी नजर रखनी होगी। एज ए यूनियन हमें कहाँ कैसे जो है अपने लड़ाई को इस तरह से रखना है कि ये किसी भी हाल में मैनेजमेंट इस पर अग्रेसिव ना होने पाए, इसको भी ध्यान रखना है। क्योंकि जब कोर्ट का ऑर्डर हम पढ़ते हैं, कोर्ट के ऑर्डर को शुरू से पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से आप पढ़ना शुरू करते हैं, वहां पर आपको उस कमेटी के बारे में भी जिक्र मिलता है जो कमेटी का गठन हुआ है। हरियाणा में क्यों इसको लागू नहीं किया गया था इसका भी जिक्र मिलता है। साथ में जो कोर्ट के सामने उस पॉलिसी जो एसओपी है, एसओपी कितने पॉइंट्स के साथ थी, मुझे लगता है कि ये कई पॉइंट्स थे, उसमें 7 से ज्यादा पॉइंट थे, और उसमें जो कोर्ट है वो 3 पॉइंट तक ही उसको जो है एनालाइज करती है। हाँ, 3 पॉइंट, शुरुआती 3 पॉइंट्स के ऊपर ही देख रही है, और वो ये बात कहती है, जो उसने अपना फैसला लिया है उस फैसले में उसने कहा है कि इस पॉलिसी में ये जो एसओपी है इसमें कहीं पे भी ये प्रावधान नहीं किया गया है कि डिपो से डिपो में ट्रांसफर किया जाएगा। अब ये बात अगर जो है, अगर हम एसओपी की तरफ हम जाकर जब चेक करते हैं, हम देखते हैं, तो एसओपी में 4th पॉइंट साफ कहता है कि कैलेंडर मंथ जैसे ही चेंज होता है, आपको उस मेन प्रोक्योरमेंट सेंटर से जुड़े हुए जो डिपोज हैं वहां पे वो ट्रांसफर कर सकता है, और उसके अलावा अगर वहां पैसे नहीं है तो वो दूसरे किसी जगह पे कर सकता है। तो यहां पर तो वो प्रावधान कर रहा है अपने पॉलिसी में। अब बात यह है कि हमें किस तरह से मैनेजमेंट के सामने इस कोर्ट ऑर्डर को रखना है ताकि इसी दिशा में हम आगे लेके जा सकें कि वो इस एसओपी पर रोक लगा सके, जैसे कि हम रोक शुरू से चाह रहे हैं। और अगर ऐसा लगाने में हम कामयाब हो जाते हैं तो सही मायनों में हमारी जो लड़ाई हम लोग शुरू से लड़ते आ रहे हैं इस मैटर के ऊपर, उसमें हम तभी अपने आप को कामयाब कह सकेंगे। वरना आप ये समझ लीजिए कि मुझे डर इस बात का है कि मैनेजमेंट इसको लेकर के इसका जो है इस ऑर्डर को चैलेंज ना करे, और इसमें उन तथ्यों को वो फिर लेकर के आए जो पंजाब को लेकर के, स्पेशली जिस वजह से कमेटी जो है सॉरी ये एसओपी बनाई गई है, और मुझे इन सब चीजों का डर है। तो इसमें हमें एज ए यूनियन यहां पर ये बात देखनी होगी कि हमें मैनेजमेंट को किस तरह से इस मामले के ऊपर हमें घेराबंदी करनी है कि वो किसी तरह से जो है इस मामले पे ज्यादा एग्रेसिव होकर के काम ना करे, और यहीं से इस जो है एसओपी को जो है वो बंद किया जा सके। क्योंकि अगर इसके आगे अगला स्टेप उठता है, अभी मिनिस्ट्री भी इनएक्टिव है, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट तैयार हो जाए, अगर जो है उसको दिशा हम लोग देने में कामयाब होते हैं तो। और अगर ऐसा नहीं होता है और मिनिस्ट्री एक्टिव हो जाती है, उसके बाद बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, फिर हम जो है बड़ी मुश्किलों के साथ हो सकता है कि हमारे लिए जो इस पे ये अभी कह पाना कि हम आगे किस तरह से इसको जो है पॉलिसी को, ये एसओपी को हम कैसे कहां तक रोक पाएंगे। लेकिन ये अभी भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरह की लड़ाई हम लोग शुरू से लड़ते आ रहे हैं एनईसी की तरफ से, और मुझे लगता है जो हमारे साथी हैं फील्ड में उनको भी ये अच्छे से मालूम है कि संघ की तरफ से जो प्रयास हैं, संघ की तरफ से प्रयास थे, तभी ये कमेटी का गठन हुआ था जिस कमेटी की बात हो रही है। और अगर ये कमेटी गठन हुआ, पीछे भी मेरी अभी जब पीछे अभी मैं इसमें जो है गया था, सीएमडी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी थर्सडे को, तो मैंने इस विषय पे भी उनसे बात की थी। तो वहां पर उनके साथ बात करते हुए उन्होंने मुझसे कहा था कि हम इसमें राहत देंगे। तो जब राहत देने की बात है तो राहत हम लेकर के आएंगे। ये हमें अभी इस बात पे हम अपने आप को भी आश्वस्त कर लेते हैं और अपने साथियों को भी आश्वस्त करते हैं कि हमें राहत मिलेगी। लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर के जो भी यूनियन काम कर रही है उन्हें बड़ा सचेत होकर काम करना चाहिए। जाहिर सी बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये एक अच्छा स्टेप है, कोर्ट की तरफ से एक अच्छा जो है डिसीजन है, लेकिन ये अच्छा डिसीजन बना रहे, हमें इसके ऊपर भी काम करना है। एक और मुद्दा है सर, जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे सीडब्ल्यूसी से संबंधित एक खबर पत्र जो है
देखने को मिला, जिसमें उनके कर्मचारियों को एक स्पेशल इंक्रीमेंट दिया गया। और किस उपलक्ष्य में दिया गया था? उनको नवरत्न, जो एक मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न की संज्ञा गवर्नमेंट ने बनाई है, कैटेगरी बनाई है पीएसयूज के लिए, उनके मार्केट कैप के आधार पर। तो उनकी किसी उपलब्धि पर कर्मचारियों के लिए ये व्यवस्था की गई है, एक स्पेशल इंक्रीमेंट। और जैसा कि हम सभी को पता है कि जहां एक तरफ ये हमारी मैनेजमेंट हमारे कोविड के संदर्भ में जो हमारे त्याग, हमारे जो कर्म किए गए अच्छे, जो ड्यूटी की गई, उसके एवज में हमारी मांग पर जहां एक तरफ एक स्पेशल इंक्रीमेंट को उन्होंने सिरे से खारिज करने का कार्य किया, तो वहीं सीडब्ल्यूसी ने इंक्रीमेंट अपने कर्मचारियों को देने का कार्य किया था। एक इंक्रीमेंट वो दिया गया था, एक इंक्रीमेंट अब दे दिया गया है। हालांकि जो एस्टेब्लिशमेंट है हमारी, उनकी जो कार्य पद्धति है, सब कुछ एकदम मतलब कोई दूर दूर का कोई वो नहीं है, सिमिलरिटी नहीं है। लेकिन चूंकि कार्य प्रणाली और कहीं ना कहीं हम कर्मचारी वर्ग जो है एक दूसरे से मिलते जुलते भी रहते हैं, उनका स्टाफ हो चाहे हमारा स्टाफ हो, तो तुलना वाजिब है। ये चीज आ जाती है कि कहीं ना कहीं हम उनसे ज्यादा जो है जो चुनौतियां हैं उनका सामना कर रहे हैं, फिर भी इन सब चीजों से हम लोग जो है वंचित रह जाते हैं। तो एक ये बात थी। तो और साथ ही ये भी बताइए सर, जो हमारी स्पेशल इंक्रीमेंट की डिमांड थी वो कहां तक पहुंची, क्या उसकी स्थिति है सर? आशीष जी, यहाँ पर जो आपका ये सवाल है तुलना करने का, ये वाजिब हो जाता है। जैसे आपने बताया कि जब हम एक ही जगह काम कर रहे होते हैं तो हमें ये तुलनात्मक ये बात आती है सामने। मैं यहाँ पर अपनी बात को देखो, इस चीज के ऊपर सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि ये जो तुलना है, तुलना किन जगहों पे होनी चाहिए, किन जगहों पे नहीं होनी चाहिए। एक ही डिपार्टमेंट के अंदर जब हम लोग, हमारा डिपार्टमेंटल लेबर काम कर रहा था और हम लोग काम कर रहे थे, उसको इंसेंटिव था, हमारे पास इंसेंटिव नहीं था। ये उसकी सर्विस कंडीशन थी, हमारी अपनी सर्विस कंडीशन थी, तो तुलना नहीं हो सकती क्योंकि वो उसकी अलग जो है सारी चीजें। जब हम बात करते हैं हमारे सीडब्ल्यूसी के साथ, आप इस बात पर पहले ध्यान देना होगा हमें कि हमारा डिपार्टमेंट किस स्ट्रक्चर के साथ बना हुआ है और किस प्रणाली के साथ ये काम कर रहा है। जब हम बात करते हैं कि आज की डेट में सीडब्ल्यूसी कंपनी एक्ट के अंतर्गत है और कंपनी एक्ट में आने के बाद, कंपनी एक्ट में होने के बाद इसको ये स्टेटस मिला है, नवरत्न होने का जो स्टेटस है वो उसके बाद मिला है। और फिर मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा बोर्ड है, हमारा अपना बोर्ड और हमारा जो सीडब्ल्यूसी का बोर्ड है, वो दोनों ही में अगर अथॉरिटी की आप बात करें तो हमारे बोर्ड के पास फाइनेंशियल जितने भी जो है इस तरह की बातें आएंगी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, मैक्सिमम जगह पर उसको जो है ये अथॉरिटी नहीं मिलती है तो उसको हमें मिनिस्ट्री भेजना पड़ता है। आप ज्यादा देखेंगे, ज्यादा मतलब जब जो है एक होता नहीं कि ऑटोनोमस होना किसी जगह पे, वो हमारे साथ नहीं है। हम बाध्य हो जाते हैं ऑर्डर्स को मानने के लिए कि हर जगह पर जो है हमारा जो स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हमारे बोर्ड के पास वो पावर्स नहीं है। और यही जगह पर जब आप सीडब्ल्यूसी के बोर्ड के पास जाकर देखेंगे तो उनके बोर्ड के पास पावर आ जाती है, क्योंकि वो मैक्सिमम इस तरह के जो खर्चे हैं, जो भी चीजें हैं जो एम्प्लॉयज में जो है उनका उत्साह बढ़ाने के लिए वो कर रहे हैं, कोविड के दौरान उन्होंने स्पेशल इंक्रीमेंट कर लिया अपना, उसकी हम बात करें, वो सारा उन्होंने अपने जो उनका अपना फंड है जो कि वो फायदे में है, वो उस फंड का इस्तेमाल करके जो है अपने यहाँ देने की बात कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ऐसा कोई फंड नहीं है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए सीधे सीधे मना कर चुका है। स्पेशल इंक्रीमेंट की एक बार आप देख चुके हैं। अभी पीछे जब मैं सीएमडी साहब से मिला था, जब भी मैंने बताया 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो मैंने ये किया था, हमारी टीम साथ में मौजूद थी। तो ये जो हमारे साथ जो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे इन सब चीजों में हमारे लिए दिक्कत पैदा करता है, यही दिक्कत उन्होंने भी मुझसे बोली। तो उस पर मैंने उनसे ये कहा था कि जहां तक बात स्पेशल इंक्रीमेंट की है, उसके लिए तो हमारा जो बोर्ड है, जो हमारी मैनेजमेंट है, उसको वो प्रयास करने चाहिए और मिनिस्ट्री को वो बातें ला कर देनी चाहिए कि क्यों हमें ये मिलना चाहिए। हम आज ठीक है, सीडब्ल्यूसी की हम बात करते हैं, सीडब्ल्यूसी के पास अपना खुद का जो है एक जो है प्रॉफिट है,
जिसको लेकर के उसने अपने एम्प्लॉयज को दे दिया। वो प्रॉफिट हमें मिनिस्ट्री को ये बताना है कि मिनिस्ट्री क्यों हमें दे, उसके लिए वो प्रॉफिट की तरफ देखना होगा कि वो प्रॉफिट कहां से आया है उसके पास। और ये जितने भी इस दौरान काम हुए, मेरा एक बहुत जो है, फिर उसके बाद साहू साहब से मेरा एक लंबा डिस्कशन भी हुआ था इस पे कि हमें एक वो पूरा फिर से जो है एक बार इस बार दिखाना पड़ेगा मिनिस्ट्री को कि इन कोविड के जो ये जो कोविड का जो पीरियड था, उस पीरियड में जो एफसीआई ने जितना काम किया है, एफसीआई के जितने लोगों ने जो है अपने आप को अफेक्ट किया उस वायरस से, कितने लोगों की डेथ्स हुई यहाँ के डिपार्टमेंट की, उनको नौकरी तक नहीं मिली अभी तक। और उस उन काम का जो लोड है, उन काम का जो आप देखेंगे मल्टीपल जो है उसमें वो बढ़ोतरी होती है काम में, उसके बावजूद हमें स्पेशल इंक्रीमेंट नहीं दिया गया है, जो कि अन्याय है। ये बात को हमें एक जो है प्रोजेक्ट करना पड़ेगा एक सही तरीके से। तो अभी फिलहाल मैं आपके अपडेट के लिए बता दूं, ऑलरेडी एक बार रिजेक्ट हो चुका है। उसके बाद दोबारा से हमने इसके लिए बात की थी, जब पीछे 27 दिसंबर को मीटिंग हुई थी। 27 दिसंबर को ही मीटिंग में वनीता मैडम के साथ जो बात हो रही थी, तो ये हुआ था कि दोबारा से फिर से हम इसके ऊपर अपना एक वो दे देते हैं, अपना प्रपोजल हम फिर से जो है इसको आगे चलाएंगे। तो उसको हमने दे दिया था वहां पर उस मीटिंग के बाद, और उसके बाद फिर से ये फाइल चलती है। फाइल फिर से पूरा जो है उसका ब्यौरा जो है लेती है। और अभी कल जब बेबी जो है आने से पहले, तो दिल्ली छोड़ने से पहले मैंने मुलाकात की थी साहू साहब से फ्राइडे को। तो उसमें उन्होंने ये बात बताई थी कि ऑलरेडी इसके ऊपर हम पूरा एक वो बना करके दोबारा से मिनिस्ट्री जैसे ही ऑन होती है, एक्टिव होती है, और दोबारा से इसको फिर से उसको फॉरवर्ड करेंगे मिनिस्ट्री की तरफ और अपना हर भरसक प्रयास करेंगे। और सीएमडी साहब ने भी ये बात हमसे कही है, वो भी अपना पर्सनल इसमें जो है एक अपना जो उनको एक योगदान देना चाहिए, वो अपनी तरफ से भी देंगे। तो हमें उम्मीद है कि इस बार जो है जो प्रपोजल बन के जाएगा, उसके बदौलत हमारे पास स्पेशल इंक्रीमेंट के तौर पर एक ऐसा रिवार्ड आएगा जिससे कि एम्प्लॉय अपने आप में ये गर्व महसूस करे कि वो एफसीआई के साथ काम कर रहा है। और फिर मैं आपको ये फिर रिपीट कर देता हूं लास्ट में, जब वेज विजन हो रहा था, वेज विजन के अपने दायरे हैं। वेज विजन में एग्जेम्पशन लेकर के हम लोग आए, क्योंकि हमें लाना पड़ा। जब हम क्यों लाना पड़ा, क्योंकि हम ना 15% वाली उसमें जो है कैटेगरी में आते हैं, ना हम 10% वाली कैटेगरी में आते हैं, ना हम 5% वाली कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हमारी तो कैटेगरी ही नहीं बनी। हम जिस तरह के स्ट्रक्चर के साथ, वेलफेयर की स्कीम के साथ काम कर रहे हैं, वहां हमारा कोई प्रॉफिट और लॉस है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें एग्जेम्प्ट किया था। जब आपका जो बजटरी जो प्रोविजन है उससे हमें एग्जेम्प्ट किया था, तभी हमें 15% का फुल फिटमेंट मिलता है। और इतने बड़े जो है उसके बाद हमने इसी मिनिस्ट्री से अपने कितना बड़ा इनहेंसमेंट कराया अपने जो है पे स्केल में। हमने जो है उसमें जो हमारे डीलिंग का आइटम है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आपका जो है होटल भी है, उसमें आपको ब्रीफकेस आप ले चुके हैं, उसमें और बाकी सारी चीजें हैं, आपने मेडिकल ले लिया है, आप लीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी आप ला रहे हैं जो कि वेज विजन का पार्ट था। अब जो चीजें वेज विजन के पार्ट में नहीं, जो अलग हो जाती है, जैसे कि स्पेशल इंक्रीमेंट हो गया, जैसे ये एडिशनल इंक्रीमेंट ये जो मिल गया, ये वेज विजन से बाहर है। तो इसको ये जो है इस चीज के ऊपर हमें फिर कंपैरिजन नहीं बनता है। उसके कंपैरिजन के बजाय हम दूसरे वो रास्ते ढूंढे जिससे कि हम उनसे बेहतर चीजें करने में सफल हो सके। और उसके लिए यूनियन लगातार काम कर रही है। और अभी मैं एक अपडेट आज नहीं देना चाहता हूं, अभी मैं एक काम कर रहा हूं जिसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है। और भविष्य में ईश्वर ने चाहा अगर हम उस तरफ आगे बढ़ते हैं और हम अगर उसमें हमें कामयाबी मिलती है, तो हमारे एम्प्लॉयज के साथ बहुत बड़ा जो है उनको फायदा मिल सकता है। और मैं वक्त आने पर उसको जो है अपडेट करूंगा। मतलब हम लोग निकट भविष्य में ये मान के चलें कि कुछ ऐसा भी है जो जिस पर कार्य चल रहा है और कुछ अच्छा हमारे सामने आएगा। और अभी मूर्त रूप नहीं लिया है, इसलिए पब्लिक डोमेन उस चीज को नहीं लाना चाहते। ठीक है सर। अगला है ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में बात करना चाहूंगा सर। पिछली वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि शीर्ष मैनेजमेंट का आपस में उनकी मीटिंग जो हुई थी, उनकी हमारे जो सुझाव दिए गए थे संशोधन के ट्रांसफर पॉलिसी में,
तो कोई अपडेट है कि किन किन सुझावों पर जो है असहमति बनी है उनकी, और किस दिशा में जो है किस रूप में ट्रांसफर पॉलिसी हमारे सामने आ रही है। साथ ही एक विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से जो हमारे कंपनसेट ग्राउंड की नियुक्तियों की इंतजार में जो बैठे हैं भाई, जो आज विभाग में नहीं रहे हैं, उनके जो डिपेंडेंट हैं, वो निरंतर जो है सवाल अपना पूछते रहते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनकी बात भी यहाँ रखी जाए, और मुझे पूरा भरोसा है, और मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता भी हूँ कि उस पर क्या किया जा रहा है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कब तक उनको जो है उनकी नौकरी की आस ये पूरी होगी सर। तो ट्रांसफर पॉलिसी और कंपनसेट पॉलिसी सर। आशीष जी, इसमें जो आपने ये बात रखी है अभी ट्रांसफर पॉलिसी के रिगार्डिंग और कंपैशनेट पॉलिसी के रिगार्डिंग, ट्रांसफर पॉलिसी के लिए ऑलरेडी आपको सबको मालूम है कि एक बार मीटिंग हो चुकी है, और मीटिंग होने के बाद भी मेरी ईडीपी साहब से बात हुई थी, और उन्होंने जो है, क्योंकि बहुत उन्होंने ये बात मुझसे पहले भी जो है मेरा डिस्कशन हो चुका था, उसके बाद ही तो ये कमेटी गठन का हम लोग कराने में कामयाब रहे थे, उसको पूरा एक मैं बता चुका हूँ। इस मीटिंग के बाद, क्योंकि एक एक व्हाट्सएप पे एक जो है जोनल ऑफिस की तरफ से एक जो है वो चल रहा था, मैंने देखा था उसको, जो जोनल ऑफिस से भेजा गया मेल के माध्यम से, तो उससे काफी लोग डर गए थे, तो मैंने उसके ही रिगार्डिंग उनसे बात की थी, और उसमें रिकमेंडेशन जो थी नॉर्थ जोन की तरफ से बड़ी बहुत निगेटिव टाइप की एम्प्लॉइज के लिए। उस पर जो है ईडी साहब ने मुझे बोला था कि वो इस पे जो रिलैक्सेशन है बहुत सॉफ्ट होकर के करेंगे, जो कि पहले से जो वादा है, और उस पर अभी काम कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी जो है उसके बाद उनको यूएस जाना था, एक लंबी छुट्टी पे जो है वो गए हुए हैं, और वो जून के फर्स्ट वीक में लौट के आएंगे। इस वजह से उसके ऊपर काम आगे बढ़ नहीं पाया है। लेकिन इस बीच में अभी जब सीएमडी साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, तो अब वो अपडेट में करना जो है मैं नहीं कर पाया था अभी व्हाट्सएप पे, जो है अक्सर मैं कर देता हूँ व्हाट्सएप पे कि आज सीएमडी साहब से मुलाकात हुई है, क्योंकि उसी के बाद आरएलसी के केस भी था और बहुत सारे और भी इश्यूज थे, जिसकी वजह से जो है वो मुझे टाइम नहीं मिला था। तो मैं कई मुद्दों के ऊपर हमारी जो है उनके साथ बातचीत हुई थी, उसमें ये भी मुद्दा शामिल था ट्रांसफर पॉलिसी के लिए। तो मैंने उनको कुछ सुझाव फिर से दिए थे, जो पीछे दिए थे उसमें कुछ जो है और चीजें जोड़ दी थी, और उनसे बात करते हुए उन्होंने मुझसे कहा था कि आप बेफिक्र रहें, इसमें आने वाले जो उनका जो 100 दिन का एक, उन्होंने कहा है कि 100 दिन के अंदर उन्हें ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव कर देना है, और हमारे साथ जो उनके साथ बातचीत है उसमें उसके हिसाब से हमें आश्वासन ये इस बात पे है उनकी तरफ से कि इसमें रिलैक्सेशन जो है वो बड़े पैमाने पर मिल जाएगा। तो अभी तो हम यही लेकर के चल रहे हैं कि जो हमारे सुझाव हैं मैनेजमेंट को, जो बहुत बेसिक सुझाव हैं, उनकी तरफ मैनेजमेंट जाएगी। तो अब ईडी साहब एक बार लौट आए, फिर मैं उनके साथ फिर से बात कर लूंगा, और उसके बाद जो है जितनी भी जल्दी ये लोग कंप्लीट करने की जब तरफ चलेंगे, तो इनको फाइनल करने से पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें जो बदलाव हैं जो सुझाव के अनुरूप रहें, और जो भी बदलाव रहे वो एम्प्लॉय के फेवर में रहें, और ये ट्रांसफर पॉलिसी इस तरह से रहे कि वो डिपार्टमेंट के लिए भी बेहतर रहे, और एम्प्लॉयज के ऊपर भी हैरेसमेंट जैसा कोई भी वैसा जो है उदाहरण के तौर पे ना निकल के। तो इसके लिए आप थोड़ा सा अपने जो आपके साथी हैं उनको इस जो है वीडियो के माध्यम से भी आप उनको अवगत कराइएगा, और साथ में जो भी बातचीत आपसे होती है उनको भी अवगत कराइए कि वेट करें, रखें, और धैर्य के साथ, क्योंकि यूनियन इसमें बहुत नजर बनाए हुए है इस मामले के ऊपर, और हमारा पूरा प्रयास है कि ये पॉलिसी उस तरह से पॉलिसी ना रहे जो 2021 की एक पॉलिसी एक दैत्य के रूप में बाहर निकल के आई थी, वैसी पॉलिसी ये ना रह जाए कि 2014 की जो पॉलिसी थी उससे पहले की पॉलिसी उसकी तरफ अग्रसर रहे। साथ में कंपैशनेट के मामले में मैं फिर से बताना चाहूंगा कि कंपैशनेट की पॉलिसी 8 अप्रैल को भी ये बात फाइनल हो गया था कि एक फाइनली उन्हें सीएमडी को दिखाना था जो अपना जो उन्होंने तैयार किया होगा, उसमें कई मुद्दे हैं, उसमें आपका कंपैशनेट है, उसमें आपका रेगुलेशन 19 भी है जो हमें पीछे मैटर उठाया था, ये जो बिना किसी उसको जो है नौकरी से निकालने का एक जो क्लॉज था, जो रेगुलेशन है, जो कि अल्ट्रा वायस है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और वो उसके ऊपर हाई कोर्ट के जजमेंट है एफसीआई के अगेंस्ट में थे 2006 के, और एफसीआई ने आज तक हटाया नहीं था। उस मामले के ऊपर हमें अवगत कराया गया कि उसके ऊपर भी मसौदा तैयार हो गया है, उसको भी डिलीट करने का
उसने कमेटी ने रिकमेंड कर दिया है कि उसे डिलीट किया जा सकता है। तो ये हमें एक जीत मिल चुकी है ऑलरेडी। और साथ में अब इन सारे को जो आपके स्टाफ रेगुलेशन में कुछ बदलाव हो रहे हैं, उनका एक ड्राफ्ट जो तैयार मैनेजमेंट ने किया है, अभी यूनियन को देने से पहले वो मैनेजमेंट ये सीएमडी साहब को दिखाएंगे। उसमें कई मुद्दे हैं, उसमें कंपेशनेट की पॉलिसी भी शामिल है। जब उन्होंने पूरा एक जो है पीपीटी तैयार करके उन्होंने दिखाना था, तो उसमें यह हुआ था कि सीडब्ल्यूसी के साथ जो पॉलिसी चल रही है उसे भी जो है इसमें ऐड करके रखा जाए। तो उस पर जो है हम उसके लिए तैयार नहीं थे, और उसमें जो है जब वो लोग लेकर के आए तो वो समझ में वैसे भी समझ के बाहर थी, वो ठीक नहीं है उनकी पॉलिसी। तो अभी यही हुआ है कि उसमें सीएमडी साहब ने उसको थोड़ा सा जो है और बेहतर करके लाने के लिए कहा है, तो इसी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। तो ईडी साहब के आने के बाद वो फाइनल हो जाएगा। तो जहां तक है वो आने वाले कुछ दिनों में पॉलिसी हमारे सामने हो जाएगी। उसके साथ में जो अपॉइंटमेंट्स हैं कैटेगरी 4 के, जो बार बार बेचारे परेशान हैं, उनको साफ हमने कहा है कि वो अपने जो आपकी कंसर्न जो आपका जोनल ऑफिस है उसके संपर्क में रहें। और सबको ये बात कही जा चुकी है, आपका हेडक्वार्टर ये इंस्ट्रक्शन दे चुका है, वो कह भी चुका है कि हमने किसी को भी रिक्रूटमेंट करने से नहीं रोका है, मतलब उनका जो है अपॉइंटमेंट करने से नहीं रोका है। और जो भी इस तरह के अपॉइंटमेंट है वैकेंसी के आधार पर उन्हें दिए जा सकते हैं। तो वो अपना जो एप्लीकेशन है उस कंसर्न मैनेजमेंट के पास लेके पहुंचे, वहां पर जो है अपनी बात को रखें। और मैं अपने जो हमारी जोनल कमेटीज हैं उनसे भी ये आग्रह करूंगा इस जो है चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि वो लोग इस मामले को बहुत जो है सेंसिटिविटी इसकी समझें और संवेदनशीलता को समझते हुए ही आगे बढ़ें और उनके साथ न्याय करने की तरफ जो है अग्रसर हो। अपनी जो है पूरा जो है जो योगदान है, जो यूनियन का कर्तव्य है, उसको निभाएं, जहां तक संभव हो सके उनकी मदद करें। तो साथियों, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था सर, आप जिस पे अपनी बात रखे, कंपनसेट पॉलिसी। क्योंकि मुझे लगता है आप तक भी कई चैनलों के माध्यम से, अब अपने ही चैनल पे जो आप कमेंट्स देखते होंगे आपके इंटरव्यूज के, उस पे जो आते हैं विभिन्न तरीकों से वो अपनी बात रखते हैं। फेसबुक पर कई बार वो लिखते हैं और कहीं ना कहीं उनकी भाषा भी कठोर रहती है, उसका बुरा तो हम लोग बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि उनकी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति करने में कहीं ना कहीं हम लोग हम ही कहेंगे संपूर्ण जो है मतलब संगठन और एफसीआई को लेकर के हम लोग असफल रहे हैं अभी ससमय आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो आपने इस इश्यूज को जो है एड्रेस किया, कर रहे हैं निरंतर, और साथ ही साथ आज समय निकाला आपने, निरंतर आपके टच में रहते साथियों में आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो व्यस्तता होती है राष्ट्रीय मुद्दों पर सर की, जाना रहता है, इनको जो है तमाम चीजें रहती हैं, उसके बाद भी कोशिश ये रहती है जो भी अपडेट्स हैं वो आप सभी तक, हालांकि मैसेज के माध्यम से सर लिखते रहते हैं, लेकिन क्या कैसे किस जो है टोन में कैसे क्या बात हुई, आप ऊपर से जो है क्या किस चीज पे आश्वासन मिला है, डायरेक्ट उन्हीं के माध्यम से आप सभी तक पहुंचे, यही मेन उद्देश्य है जिसको मैं बार बार वीडियो में बताता हूं। और आप सभी को ये पसंद भी आता है क्योंकि आप अपने नेता को डायरेक्ट सुनना चाहते हैं कि आपके जो मुद्दे हैं उनको किस प्रकार रखा जा रहा है, उस पर वहां से क्या जो है उसका असर दिख रहा है। तो ये एक हमारी पहल रही है और मुझे लग रहा है सर साल भर नहीं हुए हैं अभी, लेकिन फिर भी बहुत पूरे भारत से बहुत अच्छा जो है सकारात्मक परिणाम रहा है। और साथियों, मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा और सर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप लोगों से कहें, क्योंकि आपकी बात को लोग सुनते हैं और मानते भी हैं, जिससे सजग रहें कर्मचारी। कई बार होता यह है, आपने जो इस वीडियो के पहले बिंदु में जो पहला बिंदु था पीआरएमएस, उसमें आपने जो बातें रखी, जो कहीं, वो कहीं ना कहीं हमारे के लिए जो आज एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके लिए उतना प्रासंगिक नहीं है। लेकिन जब आप देखेंगे कि एफसीआई को समझेंगे, आप जब समझने का क्रम आप देखेंगे तो उसमें कई जो गूढ़ प्रश्न होते हैं, उस गूढ़ प्रश्न के जो जवाब होते हैं वो उस सिस्टम को समझने में सहायक होते हैं। तो इसलिए जरूरी है सारी चीजें, कोई गारंटी तो नहीं ना ऐसी ही समस्या भविष्य में फिर आ जाए या इसी प्रकार की समस्या आ जाए इसी से मिलता जुलता,
इसलिए हमें ट्रेड यूनियन के तौर पे, एक सजग कर्मचारी के तौर पे सदैव बने रहना है। और मैं निरंतर फिर से जो है प्रयास करूंगा, जल्दी से जल्दी, जब भी जैसे भी जो है समय मिले, आगे जो भी अपडेट्स हैं सर से फिर से मुखातिब होगा। धन्यवाद सर।